मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया। In the previous lecture of Sociology PGT, we will discuss about हिंदू विवाह के परंपरागत प्रकार, मुस्लिम विवाह के प्रकार, वैध विवाह, मुता विवाह। Before wasting the times, we will start today's lecture. ईसाई विवाह। ईसाई विवाह के बारे में क्रिश्चियन बुलेटिन कहा गया है। विवाह समाज में एक पुरुष तथा एक स्त्री के बीच एक समझौता है जो साधारणतः संपूर्ण जीवन भर के लिए होता है और इसका उद्देश्य परिवार की स्थापना है। इस परिभाषा से ये बातें स्पष्ट हो रही हैं कि ईसाई विवाह स्त्री पुरुष के बीच एक समझौता है और ये आजीवन रहता है। यह समझौता जीवन भर के लिए किए जाने के कारण पति और पत्नी के संबंधों में स्थिरता लाता है। इस समझौते के द्वारा संतानोत्पत्ति के माध्यम से परिवार का निर्माण किया जाता है। ईसाई विवाह में दो प्रकार के विवाह हैं। एक है धार्मिक विवाह। ये विवाह गिरजाघरों में पादरी द्वारा वर वधू को पति पत्नी घोषित करने के साथ संपन्न होता है। अधिकांशतः ऐसे विवाह नियोजित होते हैं। और दूसरा है सिविल मैरिज। विवाह के इच्छुक युवक या युवती को मैरिज रजिस्ट्रार पति पत्नी घोषित कर देता है। ईसाई विवाह से संबंधित विधान है भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 और भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872। ईसाई धर्म की दो शाखाएं हैं, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। रोमन कैथोलिक विवाह विच्छेद को स्वीकार नहीं करते हैं, जबकि प्रोटेस्टेंट परिस्थिति में इसे स्वीकार करते हैं। 1869 में पारित भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम के अनुसार एक ईसाई स्त्री भी उन्हीं आधारों पर विवाह विच्छेद की मांग कर सकती है जिन आधारों पर हिंदू स्त्री को विवाह विच्छेद की मांग का अधिकार है। भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 के अनुसार विवाह के लिए लड़के की आयु 16 वर्ष और लड़की की आयु 13 वर्ष होना अनिवार्य है। लड़के और लड़की की आयु इससे कम होने पर उनके संरक्षण की स्वीकृति अनिवार्य होती है। विवाह के समय दोनों में से किसी का भी पहला जीवन साथी नहीं होना चाहिए। पादरी या सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति या सरकार द्वारा नियुक्त मैरिज रजिस्ट्रार दो ईसाइयों के बीच विवाह करवा सकते हैं। मैरिज रजिस्ट्रार की अनुपलब्धता पर जिला मजिस्ट्रेट विवाह करवा सकता है। विवाह के समय दोनों पक्ष पादरी या मैरिज रजिस्ट्रार के सम्मुख दो गवाहों की मौजूदगी में ईश्वर की शपथ लेकर वैधानिक रूप से एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकारते हैं। एस.के. गुप्ता ने कहा है कि भारत में ईसाइयों में अधिकांश विवाह 21 से 25 वर्ष की आयु में होते हैं। प्रोहिबिशन रिगार्डिंग मैरिज, निषिद्ध निकटाभिगमन, इंसेंट टैबू। प्रत्येक समाज में निकट के संबंधियों से विवाह संबंध या यौन संबंध स्थापित करना निषिद्ध होता है। इसे पारिवारिक निकटाभिगमन भी कहते हैं। सामान्य रूप से पिता पुत्री, माता पुत्र, भाई बहन, चाचा भतीजी, मामा भांजी में विवाह व यौन संबंध निषेध होता है। अंतर्विवाह, इंडोगैमी। अंतर्विवाह वह नियम है जिसमें एक व्यक्ति अपने समूह के अंदर ही विवाह करता है। समूह के बाहर विवाह करना अनैतिक माना जाता है। जैसे हिंदू समाज में प्रायः अपनी जाति में ही विवाह होते हैं। इसके बाद है एक्सोगैमी, बहिर्विवाह। इसमें एक व्यक्ति को अपने समूह के बाहर विवाह करना पड़ता है। समूह के अंदर विवाह निषेध माना जाता है। सामान्यतया गोत्र बहिर्विवाह सर्वप्रचलित है। गोत्र और टोटम को बहिर्विवाह का प्रमुख कारण माना जाता है। अधिमान्य विवाह, जब किसी व्यक्ति को अन्य किसी व्यक्ति से विवाह का विशेष अधिकार होता है अथवा उनमें विवाह होना अधिक पसंद किया जाता है तो उसे अधिमान्य विवाह कहते हैं। चचेरे मौसेरे भाई बहनों का विवाह, पैरेलल कजिन मैरिज, जब दो भाइयों की संतान आपस में विवाह करे।
तो चचेरे भाई बहनों का विवाह, और जब दो बहनों की संतानें आपस में विवाह करें तब मौसेरे भाई बहनों का विवाह करते हैं। मुस्लिम धर्म में ऐसे विवाह मान्य हैं। ममेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह, जब भाई और बहन के बच्चे आपस में विवाह करते हैं तो ममेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह कहलाता है। पति भात्रा विवाह, जब एक विधवा स्त्री अपने पति के भाई से विवाह करती है तो इसे पति भात्रा विवाह या लेवरिएट कहा जाता है। इसके दो रूप होते हैं, देवर विवाह और ज्येष्ठ विवाह। इसके बाद है चौथा नंबर, पति भगिनी या साली विवाह। जब पुरुष अपनी पत्नी की बहन या बहनों से विवाह करता है तो इसे साली विवाह कहते हैं। इसके दो रूप हैं, सीमित साली विवाह, इसमें पत्नी की मृत्यु के बाद ही विवाह किया जाता है। समकालीन साली विवाह, इसमें किसी परिवार की बड़ी बहन से विवाह करने पर उस स्त्री की सभी बहनें अपने आप उस पुरुष की पत्नियां बन जाती हैं। विवाह से संबद्ध आधुनिक परिवर्तन, मॉडर्न चेंजेस ऑफ ट्रेंड्स इन मैरिज। भारत में विवाह का परंपरागत रूप अनेक प्रकार के नियमों और निषेधों से घिरा हुआ है, लेकिन आज औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, पाश्चात्य विचार, शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा के प्रसार, राजनीतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन इत्यादि के फलस्वरूप सामाजिक संरचना और संस्थाओं में और साथ ही साथ विचार, जीवन दर्शन आदि में क्रांतिकारी परिवर्तन होते जा रहे हैं। इन सब का प्रभाव हिंदू विवाह संस्था पर भी पड़ा है और विवाह के संबंध में कुछ नए झुकाव या प्रवृत्तियां पनप गई हैं। संक्षेप में जैसे कि विलंब विवाह, विधवा पुनर्विवाह, विवाह के उद्देश्यों में परिवर्तन, विवाह के स्वरूपों में परिवर्तन, दहेज का विरोध, विवाह विच्छेद के प्रति झुकाव, अंतर्जातीय विवाह, सहजीवन, डबल इनकम, नो किड्स, समलैंगिक विवाह। भारत में विवाह संबंधी विधान, भारत में विवाह विषयक कानून का विभिन्न धर्मों के लोगों पर विभिन्न अधिनियमों में संहिताबद्ध किया गया है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, समपरिवर्ती कन्वर्ट विवाह विघटन अधिनियम 1886, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869, भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम 1872, काजी अधिनियम 1880, आनंद विवाह अधिनियम 1909, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, विदेशी विवाह अधिनियम 1969, मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद संरक्षण अधिकार अधिनियम 1986। इस प्रकार से आज विवाह का ये पाठ समाप्त हुआ, जो कि सोशियोलॉजी पीजीटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करता है ये सब चैप्टर्स। अब मैं रीजनलिज्म आपको पढ़ाऊँगा, क्षेत्रवाद। देश की अखंडता और राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा क्षेत्रीय विसमरसता है, जो राष्ट्र की भावनात्मक और राजनीतिक एकता को धूमिल करती है। क्षेत्रीय विसमरसता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न क्षेत्रवाद की समस्या ने देश को तनाव, संघर्ष और आर्थिक राजनीतिक संकटों में ढकेला है। एक क्षेत्र के लोगों द्वारा भाषा, आर्थिक विकास, संकीर्ण राजनीतिक हितों को लेकर आंदोलन और क्षेत्रीयता की भावना को राष्ट्रीयता से भी ऊंचा स्थान प्रदान करना क्षेत्रीय विसमरसता का प्रतीक है। वर्तमान में क्षेत्रवाद का संकुचित अर्थ में प्रयोग हुआ है, जिसमें एक क्षेत्र के निवासियों द्वारा आने को दूसरे क्षेत्र के लोगों से श्रेष्ठ या पृथक समझा जाता है। लेकिन मुखर्जी जी कहते हैं कि क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता के अधीन होती है। क्षेत्रवाद की कुछ सामान्य विशेषताओं को इस प्रकार से वर्णित कर सकते हैं कि क्षेत्र के आधार पर प्रशासन का विवेकीकरण, राष्ट्रीयता एकता के प्रतिक्रिया स्वरूप सामाजिक सांस्कृतिक प्रति आंदोलन और संघात्मक संरचना के अंतर्गत उप संस्कृतियों के स्वायत्तता संबंधी आंदोलन और कुछ अंतर्निहित राजनीतिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने हेतु पृथक्करण की प्रवृत्ति। क्षेत्रीय विद्वेष की भावना स्थानीय क्षेत्र भक्ति और क्षेत्रीय श्रेष्ठता की भावना को बल प्रदान करती है। ऐसा व्यवहार किसी भी सामाजिक व्यवस्था में एक सीखा हुआ व्यवहार है, जो सांस्कृतिक विरासत का परिणाम होता है। क्षेत्रीय विसमरसता की भावना
संकीर्ण मनोवृत्ति का सूचक है जो क्षेत्रीय स्वशासन और पृथक्करण को महत्व प्रदान करती है। भारत में क्षेत्रीयता की समस्या को उत्पन्न करने के लिए भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक शक्तियों का सम्मिलित योगदान रहा है। क्षेत्रीय विसमरसता के अनेक दुष्परिणाम देखे जा सकते हैं। राजनीतिक दलों में सांप्रदायिकता की भावना पनपी है। क्षेत्रीय पक्षपात, अंतर क्षेत्रीय तनाव, संघर्ष, भाषावाद, पृथकतावादी विचारों ने जोर पकड़ा है। शस्त्रीय लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीयता के नाम पर स्वार्थी नेतृत्व का उदय हो रहा है। ये तथाकथित राजनीतिज्ञ क्षेत्रीय हितों की दुहाई देकर राष्ट्र विरोधी भावनाओं को भड़काते हैं। दरअसल क्षेत्रवाद का मसला न केवल राष्ट्रीयकरण अपितु प्रजातंत्र के लिए भी खतरा बना हुआ है। क्षेत्रीय विसमरसता को कम करने और क्षेत्रवाद को मिटाने के लिए अनेक उपाय हो सकते हैं जो राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार प्रसार कर सके। सभी लोगों को संचार माध्यमों द्वारा इस भावना का प्रसार किया जाए कि उनके राष्ट्रीय हितों में ही सभी क्षेत्रों के हित समाये हुए हैं। क्षेत्रवादी भावनाओं पर आधारित सभी राजनीतिक दलों और राजनीतिक विचारों को हतोत्साहित करने की आवश्यकता है। सामाजिक और सांस्कृतिक गतिशीलता क्षेत्रीय विद्वेष को न्यूनतम कर सकती है। इस हेतु यातायात और संचार साधनों का अधिकाधिक विस्तार किया जाना चाहिए। इस प्रकार से राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देकर जन आंदोलन और प्रतिबद्धता के रूप में क्षेत्रीय विसमरसता को समाप्त किया जा सकता है। इस प्रकार के कदम उठाने की हमारे देश में बहुत ही ज़रूरी आवश्यकता है। नाउ कास्टिज्म, जातिवाद क्या है? जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक विशिष्टता कही जाती है। इस व्यवस्था का प्रारंभ कार्य व्यवस्था और श्रम विभाजन के सिद्धांतों के आधार पर हुआ, लेकिन यह एक वर्गीकृत समाज का आधार बन गई। जातियां ऐसे समूह हैं जिनकी अपनी सुविकसित जीवन प्रणाली है। इनकी सदस्यता का निर्धारण जन्म से होता है, न कि चयन से। यह भोजन, सामाजिक व्यवहार और व्यवसायों को प्रतिबंधित करती है, विशेषाधिकारों और अयोग्यताओं का स्रोत है और पद सोपान के अभिक्रम पर आधारित है, जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर है। जो वर्ण व्यवस्था सामाजिक कार्यकुशलता को प्रोत्साहित करने वाली वैदिक सभ्यता का अनिवार्य अंग थी, वही कालांतर में भारतीय समाज को अनेक वर्णों और वर्गों में विभाजित करने वाली जाति व्यवस्था बन गई और उसमें से निम्नतम वर्ण की स्थिति इतनी भयावह बन गई कि वे छूत कहलाए जाने लगे और यहाँ तक कि उनके साथ एक विदेशी मलेच्छ जैसा व्यवहार होने लगा। इस दशा में उनके लिए भारतीय हिंदू समाज में रहने से कहीं अधिक सम्मानजनक स्थिति धर्म परिवर्तन के पश्चात की थी। अतः भारत में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हुए और अनेक नए विद्रोही संप्रदायों का उदय और विकास हुआ। भारतीय परंपरागत समाज में सामाजिक वर्गीकरण में उच्च वर्ग जैसे सदैव प्रभुत्व की स्थिति में रहता और यह प्रभुत्व उसकी संख्या से संबद्ध नहीं था। विदेशी शासकों ने भी जाति व्यवस्था को अक्षुण्ण रखा। यद्यपि स्वतंत्रता सेनानियों ने समाज सुधार के कार्यक्रम में जाति व्यवस्था के सुधार को सर्वोपरि स्थान दिया। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में दिया गया सम्माननीय स्थान और गांधी जी के दलितोद्धार के कार्यक्रम उसी सुधारवाद के परिणाम थे। इस समय नेताओं ने स्वीकार किया कि जाति व्यवस्था सामाजिक कल्याण का माध्यम न रहकर सामाजिक प्रगति के मार्ग की बेड़ी और सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में एक बड़ी बाधा है। इसलिए संविधान की प्रस्तावना में ही समानता, बंधुत्व और व्यक्ति की निष्ठा और गौरव को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और नीति निर्देशक तत्वों में विशेष तौर पर पिछड़े वर्गों की स्थिति के सुधार के लिए विशेष प्रयत्नों के निर्देश राज्य को दिए गए। तब से शिक्षा, रोजगार और व्यावसायिक क्षेत्रों और पिछड़ी जातियों और जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था की गई है, जिसकी अवधि प्रारंभ के 10 वर्षों से निरंतर 10-10 वर्ष बढ़ाई जाती रही है, जो लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया का ही स्वाभाविक परिणाम है। भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए उसके व्यवहार को एक दंडनीय अपराध घोषित किया। अनुच्छेद 17 और 35 साथ ही सभी प्रकार के
भेदभाव को भी समाप्त किया। अनुच्छेद 15, 19, 25, 29 और दलितों के उत्थान के लिए अनेक विशेष प्रावधान भी रखे। अनुच्छेद 16, 330, 332, 334, 335 और 338। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लोकतांत्रिक प्रक्रिया ने जाति व्यवस्था को भी प्रस्तावित किया और जाति और राजनीति के बीच अंतःक्रिया में वृद्धि हुई। वयस्क मताधिकार के सिद्धांत के अंगीकरण के फलस्वरूप जाति की सामाजिक स्थिति में कहीं अधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान जाति की संख्यात्मक स्थिति हो गई। प्रारंभ में यह महसूस किया गया कि राजनीति भी जाति प्रथा से प्रभावित हो गई, परंतु बाद के अध्ययनों, इसमें कोठारी, रुडोल्फ ने स्पष्ट किया कि जाति का राजनीतिकरण हो गया है, जो वास्तव में आधुनिकीकरण और लोकतंत्रीकरण की दिशा में ही एक कदम है और उसे राष्ट्रीयकरण के लिए हानिकारक नहीं मानना चाहिए। जातिवाद या जाति भक्ति एक जाति के सदस्यों की वह संकुचित भावना है जो समाज या राष्ट्र के सामान्य हितों का ध्यान नहीं रखते हुए अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के हितों को बढ़ावा देने, उनकी सामाजिक स्थिति को उन्नत करने और उन्हें आगे बढ़ाने के अवसर प्रदान करने के लिए प्रेरित करती है। जातिवाद वह भावना है जो एक जाति के सदस्यों को अपनी ही जाति वालों के उत्थान, एकता और सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने में मदद करती है। इसके कारण एक जाति के सदस्यों की निष्ठाएं अपनी जाति के लोगों तक केंद्रित हो जाती हैं। वे अपनी जाति के क्षुद्र स्वार्थ के दृष्टिकोण से ही सोच पाते हैं। उनमें अपनी जाति वालों के प्रति तो अपनेपन की भावना पाई जाती है, लेकिन अन्य जाति वालों के प्रति पृथक्करण की यह प्रवृत्ति सांप्रदायिकता की पोषक और राष्ट्रीय एकता में बाधक है। काका कालेलकर ने जातिवाद के संबंध में लिखा है कि जातिवाद अंध और परिमित समूह भक्ति है जो न्याय के सामान्य सामाजिक मानदंडों के औचित्य, नैतिकता और सार्वभौमिक भ्रातृत्व की उपेक्षा करती है। स्वजाति हित केंद्रिता की भावना जातिवाद का मूल तत्व है। के.एम. पणिक्कर की मान्यता है कि राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है। आपने अन्यत्र लिखा है कि जब तक उपजाति की अवधारणा पाई जाती है तब तक जातिवाद अपरिहार्य है, क्योंकि ये एक ऐसी स्थायी निष्ठा है जो हिंदुओं ने उत्तराधिकार में प्राप्त की है, और जातिवाद वह संकीर्ण भावना है जो एक जाति के सदस्यों को अन्य लोगों के सामान्य हितों की चिंता नहीं करते हुए अपनी ही जाति के लोगों को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्राथमिकता देने को प्रेरित करती है। जातिवाद के कारण क्या क्या है? जातिवाद के विकास में अनेक कारणों का योग रहा है, जिनमें से प्रमुख निम्न है: जजमानी प्रथा का विघटन, वैवाहिक प्रतिबंध या अंतःविवाह प्रथा, जाति स्थिति को ऊंचा उठाने की लालसा, यातायात और संदेश वाहन के साधनों का विकास, जाति आधार पर बने संगठनों को रुडोल्फ ने पैरा कम्युनिटीज नाम दिया है। वे इसे कास्ट फेडरेशंस भी कहते हैं। जातियों का विभेदीकृत विकास और संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का उल्लेख प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास ने किया है। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक निम्न जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय या प्रभु जाति के खान पान, रहन सहन, देवी देवता, प्रथाओं, रीति रिवाजों, वेशभूषा, व्यवहार और जीवन जीने के ढंग को अपनाती है। 8वां है नगरीकरण, 9वां है औद्योगिकरण और 10वां है राजनीति और जाति। 11वां है जातीय संगठन। जातिवाद के दुष्परिणाम राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक होते हैं। जातिवाद अप्रजातांत्रिक है। यह प्रजातंत्र के तीनों मूल सिद्धांतों पर प्रहार करता है। जातिवाद में ऊंच नीच की भावना पाई जाती है। जाति में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण जन्म से होता है। इसमें विवाह, शिक्षा, व्यवसाय और क्षेत्र निश्चित है। जातिवाद व्यक्ति के गुणों पर नहीं, उसके जन्म पर जोर देता है और प्रजातंत्र व्यक्ति का मूल्यांकन उसके गुणों के आधार पर करता है।
जातिवाद संकुचित, निष्ठा, अंधभक्ति और पक्षपात पर आधारित है। जातिवाद प्रजातंत्र की तरह समानता पर नहीं, जबकि जन्म से ही असमानता पर आधारित है। एक निम्न जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति चाहे कितना ही गुणी, शिक्षित और दक्ष क्यों न हो, उच्च जाति के व्यक्ति के समकक्ष नहीं माना जाएगा। विभिन्न जातियों के बीच असमानता का सिद्धांत स्वीकार किए जाने के कारण जातिवाद में भाईचारे की भावना का अभाव पाया जाता है। जाति भेद के कारण जाति तनाव और द्वेष, विषमता और घृणा उत्पन्न होती है। जातिवाद के वशीभूत हो व्यक्ति संपूर्ण समाज और राष्ट्र के हित में सोच ही नहीं पाता और केवल अपनी जाति के व्यक्तियों को सब प्रकार की सुख सुविधाएं और राजनीतिक शक्ति प्रदान करना चाहता है। परिणाम ये होता है कि चुनावों में जातिवाद के आधार पर वोट लिए और दिए जाते हैं। हम वोट और बेटी तो अपनी जाति वालों को ही देंगे और राजनीतिक दल भी उम्मीदवारों का चयन करते समय क्षेत्र विशेष की बहुसंख्यक जाति का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। पंचायतों, म्यूनिसिपल कमेटियों, विधानसभा और संसद के चुनावों के अध्ययन उपयुक्त बात की पुष्टि करते हैं। प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास ने मैसूर राज्य का उदाहरण देते हुए लिखा है कि वहाँ पंचायत के चुनावों से लेकर राज्य के मंत्रियों और सचिवों तक की नियुक्तियों में जाति आधार अपनाया जाता है। जातिवाद का विष धीरे धीरे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सभी क्षेत्रों में फैल रहा है और आज जाति निष्ठा में वृद्धि हुई और सामाजिक और राष्ट्रीय हितों की बलि दी गई है। जातिवाद निराकरण के उपाय। कुछ विद्वान कहते हैं कि जातिवाद की समस्या से छुटकारा प्राप्त करने के लिए जाति व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए। कुछ मतगण तो ये कहते हैं कि शीघ्र ही जाति विहीन समाज की रचना होगी, लेकिन अभी तक न तो ऐसा हुआ है और न ही निकट भविष्य में इसकी संभावना दिखाई देती है। इसका कारण है कि प्रत्येक जाति के ऐतिहासिक और सामाजिक संबंध पाए जाते हैं, जिन्हें समाप्त करना कोई सरल कार्य नहीं है। इसलिए जातिवाद को समाप्त करने के लिए जाति व्यवस्था को समाप्त करना अव्यावहारिक प्रतीत होता है। कई विद्वान कानून के द्वारा जाति व्यवस्था और जातिवाद को समाप्त करने का सुझाव भी देते हैं और कानून सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण माध्यम अवश्य है, लेकिन जब तक लोगों की मनोवृत्तियों में परिवर्तन नहीं आता तब तक कानून कोई महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन लाने में सफल नहीं हो सकता। क्या कानून के माध्यम से आज तक बाल विवाहों को समाप्त और विधवा विवाहों को प्रोत्साहित किया जा सकता है? यदि नहीं, तो फिर कानून के द्वारा जाति व्यवस्था और इसके परिणाम स्वरूप पनपने वाले जातिवाद को कैसे समाप्त किया जा सकता है? ऐसी स्थिति में हमें जातिवाद के निराकरण के लिए कुछ अन्य उपायों पर विचार करना चाहिए, जो इस प्रकार हैं। जाति शब्द का बहिष्कार। जाति को समाप्त करने और अस्पृश्यता निवारण हेतु सितंबर 1955 में दिल्ली में आयोजित सेमिनार में सुझाव दिया गया कि जाति शब्द का कम से कम प्रयोग किया जाए। सेमिनार में बताया गया कि सरकार के द्वारा यह प्रयत्न किया जाना चाहिए कि प्रार्थना पत्रों, स्कूलों के रजिस्टरों, धर्मशालाओं और दुकान आदि के नामों में जाति शब्द का कहीं कोई प्रयोग नहीं किया जाए। ये सुझाव केवल जाति व्यवस्था की ऊपरी सतह को प्रभावित करने वाला ही है। उचित शिक्षा। P.H. प्रभु की मान्यता है कि उचित शिक्षा के द्वारा व्यवहार के आंतरिक स्रोतों पर प्रभाव डालकर जातिवाद को दूर किया जा सकता है। शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि बच्चों में जात पात संबंधी भेदभाव उत्पन्न ही नहीं हो, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा मिले और जातिवाद के विरोध में स्वस्थ जनमत का निर्माण हो। शिक्षा और सामाजिक संपर्क के द्वारा एक जाति समूह की दूसरे समूह के प्रति कलुषित धारणाओं को बदला जा सकता है। लोगों की मनोवृत्तियों को बदलने के लिए चलचित्रों का प्रयोग किया जा सकता है। अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन। जातिवाद को समाप्त करने के लिए डॉक्टर घुरिये का सुझाव है कि अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अंतरजातीय विवाह उसी समय प्रचलित हो सकते हैं जब ऐसे विवाहों के लिए देश में उपयुक्त वातावरण तैयार किया जाए।
ये तभी संभव हो सकता है जब शिक्षा के माध्यम से लोगों की मनोवृत्तियों में परिवर्तन लाया जाए और विभिन्न जातियों के लड़के लड़कियों को एक दूसरे के निकट आने का अवसर दिया जाए। डॉक्टर घुरिया ने बतलाया है कि वास्तव में यदि जाति प्रथा और जातिवाद को अत्यधिक आघात पहुंचाने वाला कोई तत्व है तो वो है अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन। आवश्यकता इस बात की है कि अंतरजातीय विवाह करने वालों को प्रेरणा स्वरूप कुछ सुविधाएं प्रदान की जाए। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा वैकल्पिक समूहों का निर्माण, सांस्कृतिक एकीकरण को प्रोत्साहन, जातीय संगठनों पर प्रतिबंध, विभिन्न जातियों में आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक समानता को प्रोत्साहन, जातिगत राजनीति की समाप्ति, आर्थिक विकास, व्यावहारिक कानूनों का निर्माण और राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में प्रयास। कॉम्टेरिया का उद्देश्य है सभी पढ़ें सभी बढ़ें, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। कॉम्टेरिया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने से जब भी मैं अपने वीडियोस अपलोड करूंगा आपके मोबाइल पर शॉर्ट नोटिफिकेशन जाएगी, जहां से क्लिक करते ही आप डायरेक्ट मेरे लेक्चर्स को देख सकते हैं। कॉम्टेरिया निरंतर यूट्यूब पर निःशुल्क सोशलॉजी के लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा है। लेक्चर्स का लाभ लें, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक इस लेक्चर्स को शेयर करें, कॉम्टेरिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शिक्षा का प्रसार करते रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जम कर लड़ा नहीं। कॉम्टेरिया पर वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।